बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके 266 सेक्शंस हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा रिपील हो चुके हैं। शेड्यूल था वो भी रिपील हो गया है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। नवा एक्ट है 1872 का और 25 अप्रैल 1872 को नाफिजुल अमल हुआ। Preamble है, whereas it is expedient to define and amend a certain part of the law relating to a contract, it is hereby enacted as follows. Section 1 है short title. This act may be called the Contract Act 1872. Extent commencement है, it extend to whole of Pakistan and it shall come into force first day of September 1872. आगे enactment repealed. Nothing hereafter contained shall affect the provision of any statute, act or regulation not hereby expressly repeated, nor any usage or custom of the trade, nor any incident of any contract not inconsistent with the provision of this act. तो यहाँ पे बताया जा रहा है एनेक्टमेंट रिपील के हवाले से कि जिस एनेक्टमेंट को, किसी एक्ट को, स्टैट्यूट को या रेगुलेशन को जो कि स्पेसिफिकली रिपील्ड बाय दिस एक्ट नहीं की गई, वो उसी तरह से कंटिन्यू करेगी। कोई यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड चल रही है या किसी भी हवाले से जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के खिलाफ नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्रोविजन के खिलाफ नहीं है, वो भी उसी तरह से जो है ना चलती रहेगी। इंटरप्रिटेशन क्लॉज है सेक्शन 2। इन दिस एक्ट the following words and expressions are used in the following sense unless the contrary intention appears from the context. इंटरप्रिटेशन में पहली डेफिनेशन है प्रपोजल की। when a person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the essence of that other to such act or subsistence, he is said to make a proposal. तो अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को ये कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं ये करूं या तुम चाहो तो मैं ये नहीं करूंगा, तो हम उसको प्रपोजल कहेंगे। आगे दूसरी, उसके बाद डेफिनेशन है बी प्रॉमिस की। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. तो अगर जो बंदा प्रपोजल दे रहा है, जिस बंदे को प्रपोजल दिया गया वो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो हम उसको प्रॉमिस कहेंगे। आगे तीसरी डेफिनेशन है प्रॉमिसर और प्रोमिजी की। 2C है, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिजी। तो जो बंदा प्रपोजल दे रहा है हम उसको प्रॉमिसर कहते हैं, जो बंदा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा है हम उसको प्रोमिजी कहते हैं। 2D है जी कंसिडरेशन। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग और डज or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called the consideration for the promise. Abstinence or promise is called the consideration for the promise. तो अगर प्रोमिसर जो है वो जो प्रॉमिस कर रहा है उसके प्रॉमिस के जवाब में प्रोमिजी और प्रॉमिस को एक्सेप्ट करने वाला खुद किसी काम को करने के लिए अग्री होता है या ना करने के लिए अग्री होता है या किसी काम को करने या ना करने का वादा करता है, तो हम इस जो बदले में प्रॉमिस के बदले में, प्रपोजल के बदले में जो प्रॉमिस किया जा रहा है उसको हम कंसिडरेशन कहते हैं। आगे है एग्रीमेंट 2E। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। तो जब आपस में एक प्रपोजल के बदले में दूसरा प्रपोजल आ जाएगा, यानी एक प्रपोजल को एक्सेप्ट करके जब उसके बदले में कोई चीज करने के लिए मान जाएगा बंदा, तो उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो जाएगी तो हम उसको एग्रीमेंट कहते हैं। आगे 2F है जी रेसिप्रोकल प्रॉमिस। प्रॉमिसेस व्हिच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एक बंदे का प्रपोजल दूसरे के लिए प्रॉमिस और दूसरे का प्रपोजल पहले के लिए प्रॉमिस हो गया और दोनों प्रॉमिसेस एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल कंसिडरेशन है। आगे 2G वाइड एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वाइड। तो जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है हम उसको वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। आगे जी 2H कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। आगे आ गया 2I एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन
or more of the parties thereto but not at the option of the others or others is called voidable contract। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि किसी एक बंदे के ऑप्शन पे आ गया कि वो चाहे तो उसको इन्फोर्स करवा ले, वो चाहे तो उसको अवॉइड डिक्लेयर करा ले, हम उसको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे है जी 2J वाइड कॉन्ट्रैक्ट, a contract which cease to be enforceable by law become void when it cease to be enforceable। तो वाइड एग्रीमेंट और वाइड कॉन्ट्रैक्ट दो चीजें हमने पढ़ी। तो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है हम उसको वाइड एग्रीमेंट कहते हैं, लेकिन वाइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था, यानी जब हम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम कॉन्ट्रैक्ट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जब उसको कानून की नजर में या किसी कानूनी सिकम की वजह से या कानून की वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता तो हम उसको वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे सेक्शन 3 है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। द communication of a proposal, the acceptance of a proposal and the revocation of proposal and acceptance respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking by which he intend to communicate such proposal, acceptance or revocation or which has the effect of communicating it। तो किसी proposal की acceptance या revocation पार्टीज के एक्ट और omission के साथ जो है ना मंसूब होंगे। सेक्शन 4 है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीटेड। तो कम्युनिकेशन को कंप्लीट कब समझा जाएगा? द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। तो कम्युनिकेशन को, प्रपोजल की कम्युनिकेशन को कंप्लीट समझा जाएगा जिस पर्सन को प्रपोजल दिया गया, जब उसके नॉलेज में प्रपोजल आ गया तो समझा जाएगा प्रपोजल की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। एज अगेंस्ट द प्रपोजल द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। तो प्रपोजल की एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इनटू कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। कम्युनिकेशन प्रपोजल के लिए तब कंप्लीट हो जाएगी जब उसकी दस्तरस से निकल जाएगी ट्रांसमिशन के लिए आगे एक्सेप्टर के पास निकल जाएगी, तो हम समझेंगे इसकी हद तक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम टू नॉलेज ऑफ द प्रपोजल, और एक्सेप्टर के खिलाफ जब हम कम्युनिकेशन को प्रूव करेंगे या समझेंगे कंप्लीट कब होगी? जब जिस बंदे ने ऑफर करवाई थी उसको इसका जवाब कंप्लीट मिल जाएगा तो समझा जाएगा कि एक्सेप्टर की हद तक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है। द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीटेड। तो अभी रेवोकेशन की जो है ना कम्युनिकेशन उसको वो कब कंप्लीट होगी? एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक इट व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू अ पर्सन to whom it is made so as to be out of the power of the person to whom make it। तो अगर कोई बंदा ऑफर को रिवोक कर रहा है, मना कर रहा है, तो रेवोकेशन की जो कम्युनिकेशन है वो तब जो बंदा रिवोक कर रहा है उसकी हद तक तब कंप्लीट हो जाएगी जब इसने अपना जवाब भेज दिया और इसकी दस्तरस से निकल गया, तो इसकी हद तक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई। एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक टू होम इट इज मेड व्हेन इट इज कम टू नॉलेज। तो जिस बंदे को जवाब दे दिया गया, रिवोक कर दिया गया प्रपोजल को, उसके प्रपोजल को मना कर दिया गया, उसकी हद तक कब कंप्लीट होगी? जब उसके नॉलेज में आ जाएगा कि मेरा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, तब उसकी कम्युनिकेशन कंप्लीट, उसकी हद तक कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड 5 है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अ प्रपोजल मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। एक बंदा प्रपोजल दे रहा है, ऑफर दे रहा है, तो जिस बंदे को ऑफर दी जा रही है उसको ऑफर मिलने से पहले पहले अगर वो ऑफर को विड्रॉ करता है या रिवोक करता है तो कर सकता है, लेकिन जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई, उसको ऑफर मिल गई है, उसने ऑफर ले ली या एक्सेप्ट सुन ली, उसके बाद वो अपने प्रपोजल को बैक नहीं कर सकता। एंड एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट एक्सेप्टर बट नॉट अदरवाइज। तो इसी तरह एक्सेप्टेंस, अगर प्रपोजल आया उसको एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टेंस को से रिवोक या एक्सेप्टेंस से मना तब तक किया जा सकता है जब तक कि दूसरे बंदे को एक्सेप्टेंस का इल्म ना हो जाए। एक दफा दूसरे बंदे को भी एक्सेप्टेंस का इल्म हो गया तो हम उसको रिवोक नहीं कर सकते। आगे सेक्शन 6 है रेवोकेशन हाउ मेड। अ प्रपोजल इज रिवोक बाय द कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजल टू द अदर पार्टी। तो इसके 4 तरीके हैं रेवोकेशन के। पहला है नोटिस के जरिए कम्युनिकेट करना, जिस बंदे ने प्रपोजल दिया हुआ है उसको कह देना कि हम रिवोक कर रहे हैं उसके। बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब इन सच प्रपोजल ऑफ हिज एक्सेप्टेंस,
तो उसकी प्रपोजल की एक्सेप्टेंस के लिए जो टाइम दिया गया था उस टाइम में एक्सेप्ट नहीं हुआ तो समझा जाएगा वो रिवोक हो गया है। ठीक है, अगर कोई टाइम नहीं दिया गया तो कानून कहता है कि रीजनेबल टाइम में अगर कम्युनिकेशन हो सकती है वो हो जानी चाहिए, नहीं होती तो समझा जाएगा प्रपोजल रिवोक हो चुका है। तीसरा है बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। तो अगर प्रपोजल के साथ कोई कंडीशन रखी गई है कि आप इस प्रपोजल में ये कंडीशन फुलफिल करेंगे तो प्रपोजल को एक्सेप्ट समझा जाएगा, तो वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो समझा जाएगा कि जो है ना प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिवोक हो गया। और चौथा है बाय द डेथ ऑफ द और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजल इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी केम टू नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। तो अगर एक बंदा प्रपोज कर रहा है कोई चीज या प्रपोजल दे रहा है और एक्सेप्टर जो है उसके नॉलेज में ये आ जाता है कि जिस बंदे ने प्रपोजल दिया है वो फौत हो चुका है या तंदुरुस्त नहीं रहा, इनसेन हो गया है, सेन नहीं रहा, तो तब भी प्रपोजल जो है रिवोक समझा जाएगा। आगे सेक्शन 7 है जी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट। तो एक प्रपोजल को प्रॉमिस बनाने के लिए एक्सेप्टेंस जो है उसके लिए ये दो कंडीशंस होनी चाहिए। पहले बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, तो जो प्रपोजल की एक्सेप्टेंस है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, यानी उस पर कोई शर्त ना लगाई जाए, गैर मशरूत और बिल्कुल क्लियर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तब उसको हम एक्सेप्टेंस कहेंगे। और दो है बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच इट इज टू बी एक्सेप्टेड। इफ द प्रपोजल prescribe a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such manner, the proposer may within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insist that his proposal shall be accepted in the respective manner and not otherwise, but if he fails to do so he accepts the acceptance। तो दूसरे तरीके में कहा गया कि अगर कोई स्पेसिफिक तरीका बताया गया है कि मेरे प्रपोजल को एक्सेप्टेंस आपने इस तरह देनी है तो उसी स्पेसिफिक तरीके से एक्सेप्टेंस होगी। जैसे इसकी मैं मिसाल देता हूं, अगर कहा गया कि मैं आपको कोई चीज सेल करना चाह रहा हूं, अगर आप लेना चाहते हो तो मुझे एडवांस में इतनी पेमेंट जमा करवा दे तो मुझे यकीन हो जाएगा आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। तो अगर वो पेमेंट जमा नहीं होती या जिस तरीके से बताया गया है उस तरीके से प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता तो समझा जाएगा कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं हुआ। आगे सेक्शन 8 है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। तो अगर एक्सेप्टेंस के साथ मशरूत किया जा रहा है कुछ किसी चीज को परफॉर्म करना, किसी कंडीशन को फुलफिल करना या कंसिडरेशन को पे करना, तो क्या होगा? परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस व्हिच मे बी ऑफर्ड विद अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। तो अगर प्रपोजल के साथ कोई एक कंडीशन रखी गई है या कंसिडरेशन पे कर दी गई है तो समझा जाएगा कि अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर लिया या कंसिडरेशन पे कर दी गई तो समझा जाएगा कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है और वो प्रॉमिस बन गया है। 9 है promises expressed or implied insofar as the proposal or acceptance of the promise is made in words the promise is said to be expressed if insofar as such proposal or acceptance is made otherwise than in word the promise is said to be implied। तो अगर प्रॉपर वर्ड्स में प्रपोजल दिया गया है, वर्ड्स में उसको एक्सेप्ट किया गया है तो हम कहेंगे प्रॉमिस इज इन वर्ड्स, और अगर वर्ड्स में नहीं दिया गया उसके अलावा किसी तरीके से कोई ऑफर की गई है और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है तो हम कहेंगे प्रॉमिस इज implied। यहां पे हमारा चैप्टर 1 खत्म हो गया। अब देखते हैं चैप्टर 2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट्स। Then what agreements are contract? All agreements are contract if they are made by the free consent of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। इसमें 5 चीजें आ गई। पहले हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें फ्री कॉन्सेंट होगी, पार्टीज कंप्यूटर टू कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लॉफुल कंसिडरेशन होगी, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय वाइड बाय लॉ नहीं होगा। इसमें आगे है नथिंग हियरआफ्टर कंटेन्ड शैल इफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान एंड नॉट हियरबाय एक्सप्रेसली रिपील्ड बाय व्हिच any contract is required to be made in writing or in the presence of a witness or any law relating to the registration of document। तो कहा जाता है कि अगर कोई लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है या कानून कहता है कि विटनेस की प्रेजेंस में एग्रीमेंट होना जरूरी है या उसका रिटर्न होना जरूरी है, तो जो कानून ये सारी शर्तें लगा रहा है वो अगर मौजूद है और रिपील नहीं हुआ तो उस कानून के तहत जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी ये सेक्शन 10 जो है उस रिक्वायरमेंट को नहीं छेड़ेगा, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी करना पड़ेगी। आगे आ गया सेक्शन 11
हु आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पे सेक्शन 10 में जिक्र किया गया पार्टीज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, उसको एलैबोरेट करते हैं आगे सेक्शन 11 में। एवरी पर्सन इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी। तो पहले सबसे पहली बात आ गई, उसको मेजर होना चाहिए। माइनर इज नॉट कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज द ऑफ साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। तो किसी कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो डिस्क्वालीफाई बाय लॉ होता है। सेक्शन 12 है व्हाट इज अ गुड साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आगे साउंड माइंड को डिफाइन किया गया है कि साउंड माइंड कौन होगा। अ पर्सन इज सेड टू बी अ साउंड माइंड ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ at the time when he is making it he is capable of understanding it and of forming a rational judgment as the its effect upon his interest। तो जो बंदा जब कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है या किया जा रहा है तब उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, अंडरस्टैंड करने की अहलियत रखता है और रैशनल जजमेंट मंतकी जो है ना नताइज अखज़ कर सकता है कि उसके इंटरेस्ट पे इसका क्या असर होगा। तो वो बंदा जो है वो साउंड माइंड कहलाएगा। A person who is usually of unsound mind but occasionally of a sound mind may make a contract when he is sound of mind। तो आम एक बंदा जो रूटीन में अनसाउंड माइंड है लेकिन कभी कभी जो है ना साउंड माइंड हो जाता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड में है। तो अ पर्सन इज यूजुअल ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑन साउंड माइंड। तो एक बंदा जो आमतौर पे नॉर्मल हालात में ठीक रहता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है, तो जब वो अनसाउंड माइंड होगा तब वो जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इज अ लुनाटिक असाइलम हु इज एट द इंटरवल ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स। एक बंदा है जिसको वक्तों के साथ वो कभी ठीक हो जाता है, कभी अनसाउंड ऑफ माइंड, लुनाटिक है, इडियट और या लुनाटिक है। तो जो बंदा जब दुरुस्त माइंड के साथ या अपनी होशो हवास में कायम में काम करेगा या कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 12 तक इसमें जो भी इंग्रेडिएंट डिफाइन किए गए हैं वो पर्सन के हवाले से या कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ये सारे लिखे जाएंगे। सेक्शन 13 है कॉन्सेंट डिफाइन। टू और मोर पर्सन आर सेड टू consent when they agree upon the same thing in a same sense। दो बंदे एक ही चीज को लेकर अगर एग्री हो जाते हैं और एक चीज पे और एक सेंस के साथ, तो हम उसको कंसेंट के जुमले में लेके आएंगे। फ्री कंसेंट डिफाइन, तो पहले आमतौर पे जब हम कंपिटेंसी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा तो उसमें फ्री कंसेंट था। तो आगे फ्री कंसेंट को डिफाइन किया गया है। पहले कंसेंट है कि दो बंदे अगर सेम सेंस को लेकर, सेम चीज को लेकर, सेम सेंस के हवाले से उस चीज पे एग्री हो जाते हैं तो हम उसको कंसेंट कहते हैं। और आगे है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। तो फ्री कंसेंट होगी जब इन तरीकों से नहीं ली जाएगी, यानी कॉर्शन एज डिफाइंड इन सेक्शन 15, अनड्यू मिसरिप्रेजेंटेशन डिफाइंड इन सेक्शन 18 और मिस्टेक सब्जेक्ट टू प्रूव इन सेक्शन 20, 21, 22। कंसेंट इज सेड टू सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये 5 चीजें अगर शामिल नहीं है कॉन्सेंट में तो उसको हम फ्री कॉन्सेंट कहेंगे। पहले कॉर्शन यानी जबर से नहीं ली जानी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस बगैर अपना असर रसूख इस्तेमाल किए या उस पर असर रसूख के बगैर असरअंदाज हुए। उसके बाद तीसरा फ्रॉड है, चौथा है मिस रिप्रेजेंटेशन और पांचवा मिस्टेक। तो यानी किसी गलती से पाक, किसी मिस रिप्रेजेंटेशन से पाक, फ्रॉड से पाक, अनड्यू इन्फ्लुएंस से पाक और कॉर्शन से पाक अगर कॉन्सेंट है। कोई दो बंदे इन 5 चीजों से बालातर होकर, इससे निकलकर अगर किसी सेम चीज को सेम सेंस में अग्री हो जाते हैं उस पर, तो हम उसको फ्री कॉन्सेंट करेंगे। हमने फ्री कॉन्सेंट में 5 चीजें पढ़ी, आगे हम उनको बारी बारी डिफाइन करेंगे। सेक्शन 15 है कॉर्शन डिफाइन। कॉर्शन जबर को कहते हैं, जबरदस्ती को कहते हैं। कॉर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एट एनी एक्ट forbidden by the Pakistan Penal Code or that unlawful detaining or threatening to detain any property or to prejudice of any person whatever
with the intention of causing any person to enter into an agreement। तो किसी पर्सन को प्रेजुडाइज करके किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए उसको ये काम किए जाए। पहले ताज़ीरात पाकिस्तान में जो भी जराइम बताए गए हैं या वो कमिट किए जाए या डराया जाए कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं होता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता तो उसके साथ वो ऑफेंस कमिट किए जाएंगे, या उसकी प्रॉपर्टी को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की जाए, छीन लिया जाए या डिटेन किया जाए या डिटेन करने की धमकी दी जाए। तो उस बंदे को जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे कि उसके साथ कोर्शन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अच्छा, आगे एक्सप्लेनेशन है, इट इज इमटेरियल वेदर द पाकिस्तान पिनल कोड इज और इज नॉट इन फोर्स इन एनी प्लेस वेयर द कोर्शन इज इम्प्लॉयड। तो जहां पे जबर या कोर्शन की गई है वहां पे अगर पाकिस्तान पिनल कोड जो है ना नाफिजुल अमल नहीं भी है तो ये मटेरियल नहीं है, इमटेरियल है। तो अगर हम पाकिस्तान के हदूद से बाहर कोर्शन के जरिए कुछ करते हैं, वहां पे पाकिस्तानी पिनल कोड अप्लाई नहीं करता तो भी वो कोर्शन को हम इम्प्लॉयड समझेंगे, कोर्शन के जुमरे में आएगी वो भी जबर के जुमरे में। पाकिस्तान पिनल कोड में जो जराइम है उनको करना या थ्रेट के जरिए थ्रेट देना या किसी की प्रॉपर्टी को रोकना या रोकने की धमकी देकर किसी को एग्रीमेंट में आने के लिए मजबूर करना, हम उसको कोर्शन कहते हैं। आगे आ गया 16, अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन subsisting between the parties are such that one of the party is in position to dominate the will of the other and use that position to obtain or unfair advantage over the others। तो यानी अगर दो बंदे जो कंट्रैक्टिंग पार्टी हैं वो दो बंदों में रिश्ता इस तरह का है कि एक बंदा सुपीरियर पोजीशन में है या डोमिनेट कर रहा है और दूसरे बंदे को अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके अनड्यू या अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश करता है, तो हम उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं। जैसे एक बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ, जिसका वो बॉस है और उसको वो एम्प्लॉय की जॉब नौकरी को कंट्रोल करता है, तो उस सूरत में अगर उनके दरमियान किसी लेन देन का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बॉस अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाते हुए कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करता है कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, हम उसको कहेंगे द कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड नॉट विद फ्री कंसेंट। एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, दूसरी जो है वो उसके अंडर है और अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए अनफेयर एडवांटेज लेने की जो बंदा कोशिश करेगा तो समझा जाएगा ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के जुमरे में आएगा। In particular and without prejudice to the generality of the foregoing principle, a person is deemed to be in the position of dominating the will of another। तो यहां पे बताया गया कोई बंदा अगर इन मामलात में होगा तो समझा जाएगा वो दूसरे बंदे के विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है। पहला क्या है, when he hold a real or apparent authority over the others or where he stands in a fiduciary relation to the others। अगर एक बंदा बज़ाहिरी या असल हालत में दूसरे के ऊपर होल्ड कर रहा है और फिडुशियरी रिलेशन है उनके दरमियान, यानी एक बंदे के माली मामला दूसरे के कंट्रोल में है, तो हम उसको कहेंगे ये जो है अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस आ सकता है। यानी जैसे एक बॉस जो है उसके हाथ में अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह होती है तो उसकी तनख्वाह जो उसके रोजगार जो है वो उसके कंट्रोल में है, तो उस सूरत में फिडुशियरी रिलेशन कहा जाएगा। और दूसरा है बी, where he makes a contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness or mental or bodily distress। तो अगर कोई बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है टेम्परेरली एज की वजह से, इलनेस की वजह से या मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से इस पोजीशन में नहीं है कि उसके समझ सके कि क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो हम इसको अनड्यू इन्फ्लुएंस के जुमरे में लेके। जैसे एक बूढ़ा वालिद है और वो बीमार है, तो जो उसकी तिमारदारी कर रहा है या जो उसकी देखभाल कर रहा है उसका बेटा या उसकी नर्स वगैरह या डॉक्टर वगैरह या जो भी उसको उस वक्त ट्रीटमेंट कर रहा है, देखभाल कर रहा है, तो समझा जाएगा वो जो बीमार आदमी है वो उसकी अनड्यू इन्फ्लुएंस में है। अगर इस सूरत में कोई बंदा कोई चीज साइन कर देता है तो समझा जाएगा ये साइन फ्री कॉन्सेंट से नहीं हुए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के साथ हुए हैं। सब सेक्शन 3 है सेक्शन 16 का, वेयर अ पर्सन हु इज इन द पोजीशन ऑफ डोमिनेटिंग द विल ऑफ अनदर enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduces to be unconscionable, the burden of proving that such contract was not induced by undue influence shall lie upon the person in position of dominating the will of the other। तो एक बंदा जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है दूसरे की विल को कंट्रोल कर सकता है, अगर वो किसी के साथ कॉन्टैक्ट करता है
और वो ट्रांजैक्शन अपीयर हो जाती है, आ जाती है या एविडेंस के जरिए लाई जाती है सफा मिसल पे, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस चीज का उस बंदे पर आएगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है, वो ये साबित करेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो इसका बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे है जो कि डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। तो आगे है नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127 ऑफ द कानून शहादत ऑर्डर। तो इसमें यह कहा जा रहा है कानून शहादत ऑर्डर का 127 है, प्रूफ ऑफ गुड फेथ इन ट्रांजैक्शन वेयर वन पार्टी इज इन द रिलेशन ऑफ एक्टिव कॉन्फिडेंस। तो उसमें भी सेम यही बात की जा रही है कि अगर एक पार्टी पे एक्टिव कॉन्फिडेंस है किसी दूसरी पार्टी का और कोई ट्रांजैक्शन इन दो पार्टीज में होती है, तो जिस पार्टी पे एक्टिव कॉन्फिडेंस है दूसरी पार्टी का, तो वही पार्टी साबित करेगी कि ट्रांजैक्शन इन गुड फेथ हुई है, इसमें किसी किस्म का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई और जो फैक्टर है शामिल नहीं है। तो यही बात की जा रही है इसमें भी। तो कहा जा रहा है कि जो सबसेक्शन 3 है ये एक इंडिपेंडेंट हैसियत रखता है कानूनी शहादत ऑर्डर के अलावा। 127 की प्रोविजन तो एप्लीकेबल है, अगर उसके अलावा भी अगर कोई हम देखते हैं कि कोई फिडुशियरी रिलेशन में है या अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत किसी किस्म का कोई कंटेक्ट हुआ है, तो 127 को मद्देनजर रखते हुए वो एक अलग प्रोविजन है। उसके अलावा इटसेल्फ ये सेक्शन के अंदर सब सेक्शन 3 बताया गया है, वो बाउंड कर रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूविंग ऑफ दैट थिंग इज ऑन द पर्सन हु हैज अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट और इन द ट्रांजैक्शन। आगे इलस्ट्रेशन है, A having advanced money to his son B during his minority, upon B is coming to age obtains by misuse of parental influence a bond from B for a greater amount than the sum due in respect of the advance. A implies undue influence। तो एक बाप जो है उसका अपने बेटे को माइनर एज में कोई चीज अगर देता है या रकम देता है उधार, और जब वो मेजर हो जाता है तो उससे एक बॉन्ड ले लेता है उस रकम के एवज कि मैंने तुम्हें तब 25,000 दिया था, तुम मुझे 50,000 का बॉन्ड दे दो या 50,000 लिख के दे दो कि मैंने तुमसे 50,000 लेने हैं। तो इस सूरत में एक बाप ने अपने जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हुए, अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए, अपने जो है डोमिनेटिंग पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए उससे कॉन्ट्रैक्ट में उसको ले आया, तो ये यहां पे समझा जाएगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए उससे के साथ ये लिखवा लिया उससे। A man enfeebled by disease or age is induced by B's influence over him as his medical attendant to agree to pay B an unreasonable sum for his professional services. B implies undue influence। तो अगर एक मैन है A, वो बीमार है और इस एज में है कि उसको समझ नहीं आ रही क्या है, तो अगर जो उसका डॉक्टर है या उसका कोई अटेंडेंट है जो मेडिकली उसको ट्रीट कर रहा है, वो किसी नाजायज तरीके से या उसकी एज का या बीमारी का फायदा उठाते हुए उससे ज्यादा पैसे चार्ज करता है या ज्यादा पैसों का एग्रीमेंट कर लेता है, तो समझा जाएगा कि उसने भी अनड्यू इन्फ्लुएंस का के जरिए उसके साथ एग्रीमेंट किया है।